तो इस देश की जनता को ये जानने का हक है कि नहीं है कि आप किससे पैसा ले रहे हैं। कल दाऊद इब्राहिम से भी आप ले सकते हैं। हम लोग तो यही सोचते थे कि मीडिया को पैसा बीजेपी देती है, मीडिया बीजेपी को पैसा दे रही है। मोटरसाइकिल बनाता उद्योगपति है, पर टैक्स हम देते हैं, पैसा हमारा है, वो हमारे पैसे से वो चल रहा है। तो वो अगर किसी को चंदा दे रहा है, क्यों कहा बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं कि हम किससे कितना पैसा ले रहे हैं। आपको लगता है कि हम पुलिस से दबा लेंगे, हम इनकम टैक्स से दबा लेंगे, हम ईडी से दबा लेंगे, और 80 करोड़ को आप खाना भी देना पड़ रहा है आपको। अरे उनको तो 20-25 हज़ार महीना दे देना चाहिए, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इंसाफ ही फ्री नहीं है तो बाकी चीज फ्री बांट के आप क्या करोगे। जब हिंदू मार दे मुसलमान को या मुसलमान मार दे हिंदू को, तब इनको बहुत मजा आता है। कब बिल पास हुआ इस देश के अंदर कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते? इंद्रलोक का कोई हिंदू कंप्लेंट किया कि भाई ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं? आप पुलिस वाले होकर के किसको खुश करने के लिए लात मारे कि बांग्लादेश में मंदिर तोड़े गए, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो यूएन में आपने कई बार उठाया? सैकड़ों मीटिंग किया यूएन के अंदर, एक बार भी नहीं कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ निधि रतन। आज हम उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो चुनाव से पहले जनता के जहन में घूम रहे हैं, लेकिन उसका जवाब कोई नेता प्रवक्ता देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ हैं खास मेहमान फजील अहमद। तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं, जनता के संवैधानिक अधिकारों पर भी बात करते हैं। उन्हीं से जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर आखिर बीजेपी को तमाम विपक्षी नेता क्यों घेरने का काम कर रहे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहला सवाल तो यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो केंद्र सरकार को घेरने का काम करें, जबकि पार्टी फंड का जो चंदा है वो तमाम लोगों के अकाउंट में गया है। टारगेट बीजेपी को क्यों किया जा रहा है? देखिए, सवाल सरकार में है बीजेपी। ये मसला ये नहीं है कि आपने चंदा लिया, मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि हम किससे कितना पैसा ले रहे हैं। और ये भारत के लोकतंत्र या दुनिया के कोई भी लोकतंत्र, अब जापान के अंदर एक घटना हुई, भारतीय रुपए से 55 करोड़ रुपए का मामला था और 3-3 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। हमारे यहाँ तो कितने हजार करोड़ का मामला है। मसला ये नहीं कि आप चंदा लीजिए, पर पारदर्शिता, इस देश की जनता को यह जानने का हक है कि नहीं है कि आप किससे पैसा ले रहे हैं। कल दाऊद इब्राहिम से भी आप ले सकते हैं, आप किसी नारकोटिक्स से भी ले सकते हैं, और ये तो मीडिया के लोग चंदा दे रहे हैं। उल्टा मीडिया, हम लोग तो यही सोचते थे कि मीडिया को पैसा बीजेपी देती है, मीडिया बीजेपी को पैसा दे रही है। ये तो अलग एक कहानी समझ में आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट को बधाई है, धन्यवाद कि देश की जनता के सामने इतना बड़ा सच आया। देश की जनता को जरूर देखिए, पैसा किसी उद्योगपति का नहीं है, पैसा हमारे देश की जनता है, हमारा पैसा है। हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उससे उद्योगपति कमाता है। मोटरसाइकिल बनाता उद्योगपति है, पर टैक्स हम देते हैं, पैसा हमारा है, वो हमारे पैसे से वो चल रहा है। तो वो अगर किसी को चंदा दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, तो क्यों दे रहा है? और अब तो सामने आ गया कि ईडी की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई बंद हो गई चंदा मिलने के बाद। तो इन सब चीजों से दिक्कत है जनता की, और माने नहीं माने कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी करे कि हम नहीं मानते, आप मत मानो भाई, लेकिन जनता के दिमाग और जहन में जो बात बैठ गई वो बैठ गई। ये भारत है, यहाँ लोग मैली धोती जरूर पहनते हैं, लेकिन देश के प्रति उनकी आस्था बहुत अडिग है और विश्वास है। लेकिन अब तो एसबीआई ने डेटा दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट को भी दे दिया है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया है, और अमित शाह जी का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को इसलिए लाया गया था भ्रष्टाचार, काला धन पर पाबंदी लगाई जा सके। देखिए, अब तो 24 का चुनाव है, वो तो कोई भी ये नहीं कहता है कि हमने चोरी की है, लेकिन अब उसको अदालत को सोचना होता है। अब देश की जनता अदालत है, देश की जनता को सोचना है कि क्या सच्चाई है और महसूस क्या कर रहे हैं। वो तो कहेंगे कि हमने कुछ गलत नहीं किया, कोई नहीं कहता है, कोई भी नहीं कहता है कि हमने गलत किया। लेकिन एक बात तो देश की जनता का सवाल पूछ रही है कि क्यों कहा बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं कि हम किससे कितना पैसा ले रहे हैं। ये कहाँ की न्याय की बात है भाई? आप ये लोग गलत बात करते हैं। बिल्कुल इस तरह से देश की जनता को हर चीज जानने का अधिकार है, क्योंकि देश की जनता हमारी वोटर है, वो सरकार चुनती है, और जनता के पैसे से टैक्स भरती है सरकार। टैक्स पर, और उस टैक्स के पैसे, ये लोग एक कप चाय भी जो पीते हैं ना मंत्री, 55 लाख का चाय पी रहे हैं ये लोग। एक महीने का बिल पता है कितना मंत्री का आता है? 55 लाख रुपया, 35 लाख रुपया, 50 लाख रुपया। और वो पैसा किसका है? राष्ट्रीय मजबूत बन रहा है, वो जनता को नहीं दिखाई देता, ना ही वो आप जैसे विपक्षी नेताओं को दिखाई देता है। आप लगातार सरकार की कमियों को और उसकी खूबियों को कमियों में तब्दील करते हैं। देखिए, राष्ट्र मजबूत हो रहा है नहीं हो रहा है तो जनता तय करेगी ना। कौन नंबर देगा, कौन सर्टिफिकेट दे रहा है कि राष्ट्र मजबूत हो रहा है? ये तो अब 24 का चुनाव आ रहा है,
ईवीएम एक बहुत बड़ा मसला है। ईवीएम अगर है तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ईवीएम है तो हमारा वोट ही किसी काम का नहीं है, बूथ पे जाने से कोई फायदा नहीं है। एक तो कल मैं रील देख रहा था, तो इलेक्शन ऑफिसर ने बोला है कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इस चुनाव आयोग पर पूरी कोई जनता का भरोसा नहीं। ये सर बीजेपी आयोग है, इस चुनाव आयोग की ये निष्पक्ष चुनाव कराने के कहीं मूड में ये लोग नहीं है। यदि ईवीएम से होगा, हम नहीं मानते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होगा। देश की जनता पहले इस बात का रेफरेंडम कराने देश में कि कितनी जनता चाहती है कि ईवीएम से चुनाव। मतलब देश की एजेंसियों पे आपका भरोसा नहीं रहा है? एजेंसी मैंने नहीं कहा, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। एजेंसियों पे भरोसा तो अब करना ही पड़ेगा ना, किस वो इन्हीं लोगों को भरोसा नहीं है। ईडी की कार्रवाई बंद हो गई, चंदा आ गया तो कार्रवाई बंद हो गई। किसके कहने पर कार्रवाई बंद हो रही है भाई? किसने? अजीत पवार प्रधानमंत्री कहते हैं ना चक्की पिसिंग। अब क्या हो गया? अब तो वो सबसे पाक साफ हो गए। हम ये बात नहीं कर रहे, ये तो बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं। हमको कुछ नहीं कहना है, और 24 की जनता ना तय करेगी सही है कि गलत है। 24 में 400 पार आने वाले हैं मोदी जी। नहीं नहीं, ये बात तो हम नहीं कहेंगे। वो आप मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। हम लोग छोटे थे जब, एक मुहावरा है कि अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद करना। तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? बैठ जाए घर, 400 पार आ ही जाएगी। राहुल ओबीसी की पूरा नहीं हुआ है। इस पार्टी को तोड़ो, उस पार्टी को तोड़ो, ऑपरेशन कमल लोटस चलाओ, ये चलाओ, तो ये सब क्या करने की जरूरत है? आप तो 400 के पार हैं। जनता कह रही है कि हम लोग को अभी मैं एक रील देख रहा था, वो रील में व्यंग किया कवि ने, कहा कि मशीन बोल रही है कि अरे बीजेपी के आप नेताजी हैं, आप क्यों आए? हम खुद ही पड़ जाते आपके लिए, इतनी मेहनत करके आप आए घर से चल के पैदल। तो मशीन कह रही है कि अरे बीजेपी के नेता हैं, आप क्यों आए? हम ही वोट पड़ गए होते आपका। ये सब चीज़ें देश की मीम्स बना रहे बच्चे। आप सोचिए कि युवाओं का दिमाग कहाँ जा रहा है। कितना युवा जो है आपके इस चीज़ों को लेके नर्वस है, वो व्यंग कर रहा है आपके ऊपर, आप समझ नहीं रहे। आपको लगता है कि हम पुलिस से दबा लेंगे, हम इनकम टैक्स से दबा लेंगे, हम ईडी से दबा लेंगे। तो देश की जनता जो 70-80 करोड़ को जो आप रोज खाना दे रहे हैं, जो भोजन दे रहे हैं, वो आपके खिलाफ नहीं बोल रहा है, क्योंकि आप उसका राशन छीन लेंगे। लेकिन जब वोट आएगा ना, तो वो अपना नतीजा दिखा देगा कि 80 करोड़ जिसको आप ला के गरीबी रेखा की इस पौधान, आप विश्व की अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, और 80 करोड़ को आप खाना भी देना पड़ रहा है आपको। अरे उनको तो 20-25 हज़ार रुपये महीना दे देना चाहिए, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो। कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे, महिला को कोई भत्ता नहीं दे रहे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे, विधवा को 1,000 में इस ज़िंदगी में क्या होता है बोलिए? 1,000 रुपये में क्या होता है? वो भी किसी को मिलता नहीं। 5%, 10% वृद्धा विधवा, बीपी और शुगर की दवाई तक फ्री नहीं मिलती है अस्पतालों में, आप जाके देख लीजिए। और जो दवाएं नकली हैं, अस्पतालों में डॉक्टर फ्री नहीं है। और थाना जो पुलिस जो है, आप पुलिस फ्री है इस देश के अंदर? तो फिर आप ही बोल रहे कि नहीं है, तो फिर है क्या इस देश के अंदर? सबसे ज्यादा इंसाफ हमको कहाँ मिलता है? थाना में। जब इंसाफ ही फ्री नहीं है, तो बाकी चीज फ्री बांट के आप क्या करोगे? इस देश के मैं किसी भी नागरिक से पूछता हूं कि क्या आपको सब जगह छोड़ दीजिए, अस्पताल में पैसा देना है, स्कूल में पैसा देना है, थाना क्या फ्री है आपके लिए? तो लोग कहते हैं फ्री नहीं है साहब, वहां तो पिटने का पैसा देना पड़ता है, कम पिटने का पैसा देना पड़ता है, ज्यादा पिटने का पैसा देना पड़ता है, बेइज्जती से बचने का पैसा देना आता है। बिना पैसा के फ्री कुछ इस देश में नहीं है। ऐसा नहीं है। आप प्रशासन को इतना पावर दे दिए सरकार ने कि आप आरोपी का एनकाउंटर तक कर सकते हैं। मतलब कुछ पैसे खर्च भी हो रहे हैं, आपको इंसाफ तो मिल रहा है ना, ऑन द स्पॉट आपके साथ जस्टिस हो रहा है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए कुछ पैसा खर्च हो रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? बता रहे हैं आपको, बीएचयू के अंदर 2 हिंदू लड़कियों का पढ़ने लिखने वाली, बीएचयू में एडमिशन ऐसे सामान्य व्यक्ति का नहीं होता है, पढ़ने लिखने वाली 2 बच्चियों का एडमिशन उसको नंगा करके और वीडियो बनाया गया, और 3 महीने तक FIR नहीं लार्ज हुआ। सभी लोकल नेताओं का जब हस्तक्षेप हुआ, और 1 हफ्ता यूनिवर्सिटी बंद रही, पूरी यूनिवर्सिटी 1 हफ्ता बंद रही, सड़क जाम करना पड़ा, हजारों लड़के और लड़कियां सड़क पर बैठे रहे, तब जाके FIR लार्ज हुआ। और कौन था? बीजेपी IT सेल के थे। कहाँ बुलडोजर चला, कहाँ इनकाउंटर हुआ? उससे जघन्य अपराध क्या हो सकता है? एक लड़की का, वो भी एलीट क्लास की लड़की, हम बोलते हैं बुद्धिमानी प्रबुद्ध वर्ग की लड़की का, इस तरह से जघन्य पाप हुआ। जौनपुर के अंदर एक बीजेपी नेता को घर में घुस करके गोली मार दिया गया, कहाँ इनकाउंटर हुआ, कहाँ बुलडोजर चला? देवरिया के एक ही परिवार के 2 लोगों की जघन्य हत्या हो गई, कहाँ बुलडोजर चला? ये तमाम लिस्ट है।
हाँ, इस देश के अंदर जो गोदी मीडिया है, अब आप देखिए आज बुलंदशहर की घटना चल रही है ना, मैंने भी डिबेट किया है। इस देश के मीडिया के लोगों को जब हिंदू मार दे मुसलमान को या मुसलमान मार दे हिंदू को, तब इनको बहुत मजा आता है। उस पर डिबेट भी होगी, बात भी होगी, चर्चा भी होगी। क्यों मजा आ रहा है भाई? हिंदू मुसलमान इस देश के सभी नागरिक हैं। कोई भी अपराध हो, आज बीजेपी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हम ट्रायल जो है फास्ट करवा रहे हैं। अरे ट्रायल फास्ट करने से क्राइम नहीं रुकता है। आप जब हिंदू मुसलमान देख करके न्याय करोगे, थाना में आप हिंदू मुसलमान देखोगे, कभी क्राइम आपसे कंट्रोल नहीं होगा। क्राइम रोकने के लिए निष्पक्षता होना जरूरी है, पारदर्शिता होनी जरूरी है, और बिना जाति धर्म लिंग भेद के कार्रवाई करना जरूरी होती है। लोगों को किसी नेता से डर नहीं लगना चाहिए, पार्टी से डर नहीं लगना चाहिए, कानून से डर लगना, संविधान से डर लगना चाहिए, कानून से डर लगना, कानून का मनोबल हमेशा ऊपर रहना चाहिए। लेकिन आज क्या है, किसको डर रहा है? घर में घुस के बलिया में, और भ्रष्टाचार की बात देखिए, बलिया के अंदर भाई बहन को दुल्हा दुल्हन बना के पैसा उतार लिया, 5 करोड़ रुपया से ऊपर का घोटाला हो गया। और ये कह रहे कि एक यादव लड़के को घेर के मार दिया लोगों ने, मर गया वो बच्चा, ना तो बुलडोजर चल। और महीनों अखिलेश यादव जी को जाना पड़ा बलिया। मैंने नेशनल चैनल पे ये मामला उठाया और जा करके तब FIR हुई, और उसमें भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो ये जो भेदभाव है ना, जिस तरह से कार्रवाई ये लोग नहीं कर रहे, और जात धर्म। आप एक बात बताइए, प्रयागराज में 2 बच्चों की हत्या हुई, वहाँ हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं था, आया कहीं मीडिया में? कहीं देखा आपने? बुलंदशहर में हिंदू मुसलमान, बच्चा कोई भी मरे, हम मरने वाले के साथ है, और गलत हुआ। और ये किसका स्वाभिमान गिरा? सरकार का मनोबल गिरा, सरकार की वजह से ऐसा हुआ। क्राइम को रोकना हर हाल में सरकार की जिम्मेदारी है। क्रिमिनल को ढेर कर दिया ना, तुरंत एनकाउंटर हुआ, 48 घंटों के अंदर जस्टिस मिला उस फैमिली को। नहीं, जस्टिस मिला उस फैमिली को, कैसे मालूम हुआ कि किसने मारा? ना अदालत, ना कोई चीज़ नहीं। और सबसे बड़ा, ठीक है चलिए, हम ये कह रहे हैं, जो मीडिया का हम रोल हम कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को मारे तो इन लोगों को मजा क्यों आता है, और मुसलमान हिंदू को मारे तो भी इनको मजा आता है? क्यों नहीं सारे क्राइम्स को ये दिखाते हैं? BHU घटना को देखा आपने किसी मीडिया में? जौनपुर के एक भाजपा नेता की हत्या हुई, कहीं देखा आपने? कोई डिबेट हो रही हो, कोई मीडिया आ रही हो? देवरिया की घटना में आपने देखा किस तरह से उसको दबाया गया? तो मतलब टीवी अखबार जो है वो धर्म और जाति देखकर खबरें चलाता है? नहीं, पार्टी देख करके। पार्टी को क्या, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान कब से शुरू हुआ है? अब लोग बलात्कार हो रहा है तो पूछ रहे हैं कि कौन जात का किया है या किसका हुआ है। ये कभी सुने थे 14 से पहले? अपराध को अपराध की श्रेणी में रखिए, लेकिन अपराध को भी लोगों ने हिंदू मुसलमान की श्रेणी में रख दिया है। कारण ये है, जिस तरह से पुलिस ने लात मारी इंद्रलोक में मुसलमान को, नमाजियों पर, इसके पहले कभी हुआ था? दलितों के साथ होता था इस देश के अंदर। कानून तोड़ेंगे तो उस पे प्रशासन तो एक्शन लेगा ना। कानून तोड़ने का मतलब नमाज पढ़ना कोई कानून तोड़ना है? रोड पर नमाज पढ़ना कानून तोड़ना है, ट्रैफिक रोकना कानून तोड़ना। कहाँ कानून में लिखा है? कब बिल पास हुआ है इस देश के अंदर कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते? तमाम जगराता हमारे मोहल्ले में होता है। अभी कांवड़ यात्रा चलती है, 3-3 महीना बंद हो जाता है हाईवे। अभी दुर्गा पूजा गई है, तमाम पंडाल सड़क पर लगते हैं। ये कानून कब पास हुआ? हमको तो पता ही नहीं चला कि कानून कब पास हो गया कि आप रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते। जुमा के दिन 10 मिनट, ईद बकरीद में भीड़ हो जाती है 10 मिनट। और हमारे देश में तो संस्कृति रही है, हमको नमाज के दिन जो है, हम लोग हिंदू इलाके में मस्जिदें होती हैं और वहाँ लोग पानी और बिस्कुट पिलाते थे, आज भी पिलाते हैं। ये लोगों क्या प्रॉब्लम है भाई? कौन गया? कोई आदमी कंप्लेंट किया? इंद्रलोक का कोई हिंदू कंप्लेंट किया कि भाई ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं? आप पुलिस वाले होकर के किसको खुश करने के लिए लात मारे? किसको खुश कर रहे थे? सवाल इस देश के अंदर हमारी संस्कृति है, हम, ये जमीन किसकी है? हमारी है। हम इस पर नमाज भी पढ़ सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, जगराता भी कर सकते हैं, कांवड़ यात्रा भी निकाल सकते हैं, सब कुछ घर के बाहर यही है। सरकार ने बना रखा है कुछ अलग से। एक पार्क तक तो है नहीं किसी टहलने के लिए, वॉकिंग ट्रैक नहीं है किसी मोहल्ले में। एक यहाँ पे आप दिल्ली के अंदर चले जाइए, गरीब जो है 15 गज के घर में 3 फैमिली रह रही है, सरकार को नहीं दिख रहा है। सरकार ऐसे परिवारों को 50-100 गज जमीन फ्री दे, घर बना के दे। सरकार बोल रही है ना जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आती है, अभी CA कानून लेके आई है, बोल रही है पेपर दिखाइए वरना देश छोड़ के जाइए। नहीं, CA कानून को समझिए आप जी। इस देश का कोई CA कानून जो है, ये बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है।
और मैं कहता हूँ कि भाई देश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर बात कब करोगे? आप किसी दलित बस्ती में गई कभी? दिल्ली जैसी 5 गज 10 गज 20 गज में वहाँ लोग रहते हैं, 2-2 परिवार। गांव में जहाँ 5-5 एकड़ की कोठियाँ लोगों की खाली पड़ी हैं, हजारों एकड़ जमीन जहाँ पे कोई बुआई नहीं हो रही, फसल नहीं हो रही, उस गांव के दलित ओबीसी की बहुत सी जातियाँ 25 गज के घर में रहती हैं, वो भी मड़ई डाल के, फूस की छप्पर डाल के। ये सरकार को दिखाई देता है? इस पर कब सोचेंगे ये लोग? समय लगता है ना, 10 सालों में सारा विकास थोड़ी हो जाएगा। आप कभी ये योजना बनाए? कोई जमीन अधिग्रहण किए? सीए आप ले आएंगे पाकिस्तानियों को, कहाँ रखेंगे? उनके लिए घर बनाए कहीं? और हम कह रहे कि बांग्लादेश में मंदिर तोड़े गए, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो यूएन में आपने कई बार उठाया? आप तो प्रधानमंत्री है ना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसीलिए बनाया गया है ना कि दुनिया में कहीं कोई घटना होगी तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विचार होगा। कहीं प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में सैकड़ों मीटिंग किया यूएन के अंदर, एक बार भी नहीं कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, या बांग्लादेश के अंदर। वो तो शेख वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, कितना G20 में आए थे, कितना उनका आदर सत्कार किए लोग, और वहाँ पाकिस्तान में बांग्लादेश में मंदिरें तोड़ी जा रही हैं। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है इन लोग का? ये चीज़ें जो हैं गलत बात करते हैं ये लोग। सीए लाइए, हम लोग का जो आरोप था, हम लोग जो विरोध कर रहे थे उस टाइम, अब तो खैर इस समय तो हम लोग कर भी नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल है, सुप्रीम कोर्ट को जो करना है करेगा। हमारा क्या, हमारा संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप कोई कानून ऐसा बनाइए जिसमें जात धर्म मजहब का भेद हो। तो क्या आपको लगता है कि इस देश में जात मजहब का भेद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। हमारा तो यही डिमांड है, आप कानून बनाओ तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए बनाओ। इस देश के मतलब पशु पक्षी को भी अधिकार है इस संविधान के हिसाब से कि आप उसको नहीं मार सकते। इंसान को कैसे मार देते हो आप जिस तरह की योजना बना रहे हैं और सीए में लाएंगे, यहाँ लाएंगे, ये तो पॉलिटिकल, आपका 4 साल तो कुछ नहीं किए, अब चुनाव आ गया तो आपने सोचा कि मुसलमान विरोध, मुसलमान क्यों विरोध करेगा इस बात का? आपको जिसको लाना है लाओ, आपको खिलाना है। 80 करोड़ को दे रहे हो, 1-8 करोड़ को और देना पड़ेगा। ये तो आपको लग रहा है ना, विपक्षी दल को लग रहा है, जनता को लग रहा है, कुछ जनता, वो भी उस जनता को जो मोदी विरोधी है उसको लग रहा है। आज मोदी जी ने खुद अपने भाषण में बोला है कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडिया गठबंधन का कोई भी मेंबर को आप वोट दीजिए, उसका मतलब है कि गाड़ी को रिवर्स गियर में लेके जाना। ये बात तो वो गलत कर रहा है ना। इस लोकतंत्र में विपक्ष का भी तो महत्व है कि नहीं? अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के विपक्ष को इस तरह की भाषा बोल रहे तो वो कहाँ से बोल रहे? ये तो जनता तय करेगी ना। आप कौन होते हैं कहने वाले? हम अपने मताधिकार का प्रयोग हम करेंगे ना। आप तो हमको डरवा रहे, फोर्स कर रहे हैं हमारे ऊपर। आप सीधे सीधे आप हमको डरवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमको वोट नहीं देंगे तो ठीक नहीं है। ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए। ये जनता तय करेगी हम अपना मत का प्रयोग किस भाव में करेंगे। सरकार के करेंगे, सरकार के खिलाफ करेंगे, या हम नोटा दबा देंगे। ये तो हमारा अधिकार है ना। आप इस अधिकार को भी छीनना चाहते हैं। आपने बीजेपी पे आरोप लगाया कि बीजेपी तमाम छोटे छोटे दलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। वो भी तो कांग्रेस भी तो यही कर रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से आज शामिल हो रहे हैं लोग, बीजेपी का दामन छोड़कर पल्लू पकड़ रहे हैं कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी, बीजेपी सरकार में है, उसको जवाबदेही है, उसके ऊपर जवाबदेही बनती है। कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, उसकी जवाबदेही नहीं है, और जनता के प्रति कोई जवाबदेह नहीं है क्योंकि वो विपक्ष में है। तो इसलिए ये सवाल कभी भी कांग्रेस के ऊपर नहीं आ सकता है। जो लोग भी उनके आतंक से, उनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, कोई जितना भी अटल बिहारी वाजपेयी जब से थे तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई पार्टी कोई बिल पेश करती है सरकार, तो पहले अपनी पार्टी के जो उनकी कोर कमेटी है उसमें पास कराना चाहिए, तब पार्लियामेंट, ताकि पार्लियामेंट में आपको कम से कम बहस करनी पड़े या आप पर उंगली कम से कम उठे। तो एक भी पार्लियामेंट, कितना बिल पास किया इन लोगों ने? किसी भाजपा वर्किंग कमेटी में कभी भी कोई प्रस्ताव पास कराया? कोई भी एक बता दीजिए। करेंगे नहीं। अरे 10 नियम है इस देश का, आप तो शुरू से नियम को खत्म कर रहे हैं। हमारे देश का नियम है कि कांग्रेस जब भी कोई बिल लाती थी तो बहस संसद में आपको शर्मिंदगी ना हो, ये तो संसद चलने ही नहीं दे रहे। डिस्कस, कोई बिल पर डिस्कस हुआ क्या? आज आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अरे ये बिल कब पास हो गया, पता ही नहीं चला किसी को। अरे बहस कहाँ हो रही है? आप तो मोदी जी को घेरने का काम करते हैं ना। बिल्कुल विपक्ष का काम है घेरना, हमारा काम है घेरना।
हमारा दायित्व है, हमारा काम यही है। कल सत्ता में हम आएंगे तो ये भी हमको घेरेंगे। यही तो स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान क्या है। दुनिया में हम कहते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, किस बात के लिए? 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया आपने, अमेरिका में जाके भी नहीं किए। अपने देश अब में लोकतंत्र कैसे चलेगा? अपने देश में कैसे G20 चलेगा? की बड़ी आप मीटिंग सुन लीजिए, कोई बिल पास हुई, नोटबंदी हुआ, किसी को मालूम था? भाजपा किसी नेता को? क्या लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? आपने तो फरमान जारी कर दिया। आपने देश के लिए नोटबंदी की ना, तो देश के लोगों को तो बताना चाहिए था ना, इस पर राय लेना चाहिए था ना। आखिर फेल तो हो गए ना उस पर। देश की इकोनॉमी का क्या हाल हो गया, आम आदमी की क्या पोजीशन हो गई, कितना लोग परेशान हो, कितनों का बिजनेस बंद हो गया। तो ये जो मैं तो एक अटल जी की बात कर रहा हूँ। अटल जी कहते थे कि पार्लियामेंट में बिल लाने से पहले भाजपा को अपनी वर्किंग कमेटी में उस बिल को पास करना चाहिए, वर्किंग कमेटी में अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। वर्किंग कमेटी में जब डिस्कस हो जाएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव उसी समझ में आ जाएगा। तो पार्लियामेंट में आपको कम से कम शर्मिंदगी, जब कोई आपका विपक्षी सांसद आपके ऊपर उंगली उठाएगा तो नैतिकता के आधार पर लीडर को ये शर्म आती है कि हमारी बिल कमजोर थी इसलिए इसने उंगली उठाई। उस शर्म को खत्म करें। अटल जी जो लोकतंत्र की बात करने वाले, अटल जी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे और भाजपा के थे, हम उनकी बात कर रहे हैं कि आपने कोई इतनी बिल पास कराई। क्या भाजपा वर्किंग कमेटी के मेंबर, सदस्य से आप इंटरव्यू ले लीजिए, किसी को पता है इसके बारे में? अभी भी बिल जितने पास हुए हैं एक लाइन किसी को नहीं पता है। हमारे साथ लोग डिबेट करते हैं टीवी पर, उनको खुद को जानकारी नहीं है। बिल हम पूछते हैं बिल में क्या है, बोलिए आप बताइए इस बिल में क्या है, उनको जानकारी नहीं कि बिल में है क्या। अभी आईपीसी सीआरपीसी भी बदल दिए लोग। उस बिल के बारे में भाजपा प्रवक्ता लोग टीवी में हमारे साथ डिबेट करते हैं, उनको पता ही नहीं कि इसमें है क्या। इसका मतलब कि आप अपने पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को भी खत्म कर दिए, देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आप अपने जो हम कहते हैं वही कानून है, ये तो राजशाही हो गई ना। और सीधे सीधे कैपिटलिस्ट डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर जो पुराने हमारे सोशलिस्ट लीडर थे, उनको यही डर था कि हमारे देश का कैपिटलिज्म जो है, उद्योगपति इतना प्रभावशाली ना हो जाए कि हमारे लोगों पर राज करना रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? कोई शासक था? वो कंपनी तो थी, उसने आकर के 200 साल राज किया हमारे ऊपर। वो कोई राजा महाराजा थोड़ी थे वो लोग। मतलब आप कह रहे हैं कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं? नहीं, डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं जा रहे हैं। बहुत खतरे में है कि आप उद्योगपतियों के गुलाम बन रहे हैं इस देश के। आप ही के पैसे से उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं। आपको देश का विकास नहीं दिखाई दे रहा है? देश का विकास, जनता का विकास बोलिए, देश का विकास नहीं। हमारा और आपका विकास होना चाहिए। हमारा और आपका विकास होगा तब देश का विकास माना जाएगा। रास्ता खड़ंजा और सड़क बनाने को विकास नहीं कहते, वो तो आप कमीशन के लिए बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो ये थे फजील अहमद, इन्होंने बताया कि जनता ही तय करेगी 24 में आखिर प्रधानमंत्री तो कौन बनेगा। जो जनता के मुद्दों पर काम करेगा असल में वही कुर्सी पर राज करेगा। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि 400 पार वाली सरकार का 24 में हाल क्या होने वाला है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।